हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2, जिसको आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं आपका इसमें 2 खंड दिया गया है, जिसमें कि अब ये हमारा सेकंड खंड है, काव्य खंड। ठीक है ना। आज से हम लोग काव्य खंड स्टार्ट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं। अच्छा, समझते हैं कि ये काव्य खंड क्या होता है। ठीक है ना। इस काव्य खंड का मतलब है किसी घटना विशेष को लेकर जो जीवन में घटित होती है उस पर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहा जाता है। ठीक है ना। और दूसरे शब्द में इसको समझ सकते हैं हम काव्य खंड को, इसमें किसी की संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन न होकर केवल जीवन के किसी एक भाग का वर्णन होता है, उसे हम लोग काव्य खंड कहते हैं। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग फिर से, ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं अगले इसमें जो पाठ दिया गया है करवक, और करवक का लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है ना। इसका लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। पहला दिया है इनका जन्म। ठीक है ना। अब देख सकते हैं जन्म इनका 15वीं सदी के उत्तरार्ध, अनुमानतः 1492 ईस्वी में दिया गया है। ठीक है ना। इसमें एक वर्ड आ गया आपका, ये देखिए उत्तरार्ध। ठीक है। उत्तरार्ध का मतलब समझिए कि जब समय को, टाइम ऑफ पीरियड को 2 बराबर भागों में जब इसको हम लोग बांटते हैं, तब इसको 2 बराबर अलग अलग भागों में बांटते हैं, तो 50 से पहले वाला भाग को हम लोग पूर्वार्ध कहते हैं, और 50 के बाद वाला समय को हम लोग उत्तरार्ध कहते हैं। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये उत्तरार्ध है, यानी कि ये 1492 में लिखा गया था। ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं अब हम लोग इसका। यह है आपका निधन। ठीक है ना। निधन इसका 1548 में अनुमान तो दिया गया है। ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं ये आपका है निधन। ठीक है ना। तो निधन तब लगाते हैं जब किसी का मृत्यु हो गया, और मृत्यु के बाद जब हम उसके जीवन परिचय और काव्य रचना के जब हम लोग व्याख्या करते हैं, तब हम लोग उसमें निधन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। और ये आपका जो निधन है ये एक संज्ञा शब्द है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका निवास स्थान आप देख सकते हैं, जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये आपका यूपी के रायबरेली जिले में पड़ता है। ठीक है। इनका पिता देख सकते हैं, ये है मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें है इनका गुरु। ठीक है। देख सकते हैं ये सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर इनका गुरु है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये है आपका वृत्ति। ठीक है ना। वृत्ति का मतलब होता है कि वह कार्य जिसके द्वारा जीविका निर्वाह होता है, उसे हम लोग वृत्ति कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें देख सकते हैं ये आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, अब बाद में वे शेष जीवन फकीरी में, अब बचपन में भी वो क्या हो गया, अनाथ हो गए। फिर साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन इनका व्यतीत हुआ। ठीक है ना। अब देख सकते हैं इनका व्यक्तित्व में आप देख सकते हैं क्या था इनको, यानी कि चेचक के कारण रूपहीन तथा बाईं आंख और कान से वंचित। ठीक है। और दूसरी सब ये मृदुभाषी, यानी कि बहुत ही मीठा बनने वाले, मनस्वी बहुत ही मानने वाले, स्वभावतः क्या थे, शांत थे। ठीक है ना। और फिर देखते हैं इसके तृतीया में आप देख सकते हैं इसका महाकाव्य पद्मावत है, अखरावट है। ठीक है। आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, महरी बाईसी, मसला या मसलनामा, खनिज प्रति प्राप्त है। उसके बाद इनके अतिरिक्त चंपावत, होलीनामा, इरावत आदि कृतियाँ भी उल्लेख में आती है। ठीक है ना। अब देख चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग काव्य खंड का पहला अध्याय चालू कर रहे हैं। जो पहला अध्याय में दिया गया है आपका ये करवक। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस करवक के, इसमें बारी बारी से हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं कि आखिर ये क्या है। ठीक है। तो चलिए पहला जो आपको दिया गया है लाइन, ये कह रहे हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जय कवि सुनी। ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी
वो उनके पास सिर्फ एक ही नैन है, ठीक है ना। यानी कि एक नैन होने के बावजूद भी वो बहुत ही गुणी है, यानी कि बहुत ही वो गुणवान है, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सोई विमोह जय कवि सुनी, ठीक है ना, कि जो भी इनकी काव्य को सुनता है ना, जो कोई भी व्यक्ति अगर इनकी काव्य को सुनता है वो एकदम मग्नमुग्ध यानी कि एकदम मोहित हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग इसका अगला लाइन देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्हीं उजियारा, ठीक है ना। यानी कि आप इसको समझते हैं, चांद जैस जग विधि अवतारा, है ना। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है ना। लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है या चंद्रमा में दाग है, वैसे ही कवि में भी है। फिर भी कवि चंद्रमा की तरह ही अपने काव्य, ठीक है ना, चंद्रमा की तरह अपने काव्य को पूरे संसार में प्रकाश की तरह फैला रहे हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें है कि जब सूझा एक ही नैना, उवा सुख अस नक्थन माह, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब है कि जग सूझा एक ही नैना, यानी कि जिस प्रकार से अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार है ना, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक ही आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर है कि जो लही अभी डाब न हुई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, ठीक है ना। यानी कि कहने का इनका मतलब है, इसको लाइन को समझते हैं कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि जब तक आम में नुकीला डाफ यानी कि मंजर नहीं होती है, ठीक है ना, तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरह से आम का जो अब देखते हैं जब मजा आता है, तो उसमें जब तक वो नुकीला डाफ नहीं आता है तब तक उसमें सुगंध नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब है कि किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय असुर अपाड़ा, ठीक है ना। चलिए देखिए कितना अच्छा लाइन दिया गया है। किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, ठीक है ना। यानी कि कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा है ना, समुद्र के पानी नमकीन है, इसीलिए तो वो क्या है, असूझ है, अपारा है, ठीक है ना। इसलिए तो विख्यात है, अपनी वो अवगुण के कारण ही क्या है, एकदम अगर मीठा रहता मान लेते हैं तो क्या समुद्र इतना विख्यात होता, नहीं, सब लोग उसे पी गए होते, ठीक है ना। तो कभी कभी अवगुण भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है किसी भी चीज में, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी ला आकाशा, ठीक है ना। लाइन को समझते हैं। कह रहा है कि वो देखिए, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, है ना, यानी कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया, ठीक है ना, तब तक वो क्या हुआ, सोने का ना हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें है कि जो लही घड़ी कलंक न पहाड़ा, कांच होई नहीं कंचन काड़ा, ठीक है ना। यानी कवि मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि जब तक, है ना, कि जब तक घड़िया यानी कि सोना के गलाने वाला बर्तन पात्र में, ठीक है ना,
सोना को गलाया नहीं जाता है तब तक उसमें क्या है, कच्चा जो आपका धातु है वो क्या होगा, सोना नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए इसमें कह रहा है एक नैन जस दर्पण और तेरी निर्मल भाव। ठीक है ना। या सब उपवंत गही मुख जो ही कही चाओ। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं कि एक नैन जस दर्पण और तेरी निर्मल भाव, यानी कि एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरणों, है ना, उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा रखते हैं और उनके मुंह की ओर ताकते हैं। ठीक है ना, तो वो कहीं से हमें कुछ मिल जाए, क्योंकि वो इतने बड़े गुणवान विद्वान व्यक्ति है। ठीक है, चलिए बच्चों, हम लोग इसका जो है सेकेंड पार्ट हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। ठीक है ना, तो आपको धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले